नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो जो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है वो होता क्या है, जैसे आपने कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एक सीरीज में कनेक्टेड कर दिया और उनमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट पास कर रहे हो। तो जो मास डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर वो उनके इक्वल, जो उनका इक्विवेलेंट मास होता है उसके रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। डेट मीन्स इफ मैं डेफिनेशन की बात करूं, इफ सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which passed through different electrolytic solution, ये सब क्या है, कनेक्टेड इन सीरीज, then mass deposited at electrode are in the ratio of their equivalent weight। क्लियर? ये ऐसे क्लियर नहीं होगा। यदि आप देखो, मैं एक सीरीज बना भी लेता हूँ। मैंने लिया एक पात्र, ये देखो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, एक और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया, एक और इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया। मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिए। इनमें इलेक्ट्रोड डिपॉजिट है, ये 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें भी इलेक्ट्रोड डिपॉजिट है। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो किसका लिया है, मैंने माना कि कॉपर सल्फेट का। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है मैंने, वो लिया है माना कि सिल्वर नाइट्रेट का। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है मैंने, वो लिया है कैल्शियम क्लोराइड का। आप कोई और भी ले सकते हो। देखिए क्या लिया मैंने, कैल्शियम क्लोराइड। अब मैं इनको एक एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देता हूँ। देखिए ये बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, इससे मैंने को जोड़ दिया, इस इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव, और इससे मैंने जोड़ दिया इस इलेक्ट्रोड के, इस टर्मिनल से इस इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया है नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? अभी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव को मैंने जोड़ा इससे। क्लियर? इसको जोड़ा मैंने इसके नेगेटिव को। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या बन गई, सीरीज बन गई। इसमें जोड़ दिया सीरीज में, श्रेणी क्रम में। क्लियर? तो अब इसमें मैं कोई इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट पास करूं, इन सब टैंक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में जो मास डिपॉजिट होगा ये इनके इक्विवेलेंट वेट के इक्विवेलेंट रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर? या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो भी ग्रामों पे, यहाँ ऐसे भी कह सकते हो कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, जैसे 2 इलेक्ट्रोड है ना ये, तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या गैसियस फॉर्म में हो, तो जो लिबरेटेड होता है
वो दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, सेम होता है, मतलब जितना इस पर लिबरेटेड होगा वो इस पर होगा। क्लियर? ये था सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। मैथमेटिकल वर्जन पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पढ़कर आए हो, वो क्या था? W इज इक्वल टू एम अपॉन एन एफ डॉट आई टी। मैं इसको लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू एम में, अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट में, सॉरी मोलर मास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहे हैं उसका भाग दे दूँ तो क्या बन जाता है? इक्विवेलेंट वेट E अपॉन एफ डॉट आई टी। अब यदि मैं एफ को अलग कर लेता हूँ, W बराबर E इंटू आई टी अपॉन एफ, रीअरेंज कर दिया मैंने। देखो ये टर्म एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के लिए सेम रहेगी, ये भी। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। क्लियर? यहीं से ही तो प्रूव हुआ कि जो आपके मास डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेटेड हो रहा है, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के क्या है? समानुपाती। क्लियर? इसी प्रकार अगर मैं इसको लिखूं कि W1 रेशियो W2 रेशियो W3 रेशियो इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ मैं? E1 रेशियो E2 रेशियो E3, या फिर W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पर्पज सोल्व होगा। क्लियर? क्योंकि आप जानते हो कि W अपॉन E इज इक्वल टू आई टी अपॉन एफ। W अपॉन E क्या है? जैसे आप गिवन मास में मोलर मास का भाग देते थे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलते थे, इसी प्रकार गिवन मास में ग्राम इक्विवेलेंट से डिवाइडेड करोगे गिवन मास को तो आपको मिलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। ये मुझे क्या मिला? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया मेरे पास आई टी अपॉन एफ। क्लियर? यहीं से ही क्लियर। यानी आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की वो क्या इसके इक्वल है? डायरेक्टली ग्राम इक्विवेलेंट के। इसी के साथ आपका जो सेकंड लॉ ऑफ फैराडे है वो समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आगे पढ़ेंगे अब इसमें कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस को देखने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा देता हूँ। वो क्या है? जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, वो है ओम्स लॉ। एक तो है ओम्स लॉ, ताकि रिकॉल हो जाए। ओम्स लॉ क्या होता है? ये V बराबर आई आर, आर बराबर V अपॉन आई। क्लियर? अब रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, जो रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध, वो क्या, अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो क्या होता है? वो जो आपके पास वायर है उसके तो समानुपाती होता है लेंथ के, और उसका जो अनुप्रस्थ काट उठता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो ओवरऑल आएगा वो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और जब प्रोपोर्शनल का साइन आप ओपन करते हो तो कांस्टेंट आता है यहाँ पर रो, रो एल अपॉन ए। ठीक है? यहाँ से ही रो का मान निकाल सकते हैं। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्लियर? क्या क्या? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। देखिए यहाँ पर रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी रो को क्या कहते हो आप? रो इज इक्वल टू क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। क्लियर? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ए क्या है यहाँ पर? क्रॉस सेक्शन एरिया। वो जो एल है ये क्या? लेंथ।
ठीक है। अब मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती क्या है, तो इसके लिए अगर मैं एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लूँ, चेंज कर लेता हूँ। इफ माना कि एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रो इज इक्वल टू आर। क्लियर? यहीं से आपके क्लियर हो गया कि specific resistance is the resistance when length of the wire is 1 सेंटीमीटर and its cross section area is 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर का प्रतिरोध ही उसका प्रतिरोधकता कहलाती है, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। मैं यूनिट की बात करूं तो आर इज इक्वल टू, आर की क्या होती है, ओम लिखते हो। तो जो रो है, रो की यूनिट क्या हो जाएगी, रो क्या है, आर ए अपॉन एल। आर की तो होती है ओम, ए होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, एल है सेंटीमीटर। बट मेरे पास जो ओवरऑल बचा है ओम डॉट सेंटीमीटर, क्लियर होगी। यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट हुई ओम इंटू सेंटीमीटर, क्लियर। तो इसी के बेसिस पर अब मैं कंडक्टेंस निकाल बात कर रहा था। तो जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस देखिए क्या हो जाएगी अपना, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस को उल्टा कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, कंडक्टेंस। तो 1 सी रिप्रेजेंटेड बाय सी। इसकी जो यूनिट हो जाएगी, आर की तो ओम थी तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ओम इनवर्स, और इसको अगर साइन के रूप में लिखे तो ओम, क्लियर। और यदि मैं स्पेसिफिक, जिस प्रकार रेजिस्टेंस है उसी प्रकार कंडक्टेंस है, जिस प्रकार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसी प्रकार स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी आएगी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको कहते हो कंडक्टिविटी, क्लियर। तो ये किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। इसको शो करते हैं आप कप्पा से। तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, क्या जाएगा 1 अपॉन रो, क्लियर। और मेरे पास जो रो था, क्योंकि रो का मान था मेरे पास आर ए अपॉन एल, तो इसका मान पुटअप कर दो। कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन आर ए, क्लियर। अब मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो कप्पा है, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर को तो लिख सकता हूँ मैं सी, कंडक्टेंस होगी ना, और एल अपॉन ए को बोलते हैं एक स्पेशल टर्म, वो है सेल कांस्टेंट, ठीक है ना, सेल कांस्टेंट। ये मेरे पास आ गई है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ पर इंटू सेल कांस्टेंट, एल अपॉन ए को सेल कांस्टेंट बोलते हो, ये याद रखना, क्लियर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स, इधर क्या है सेल कांस्टेंट, ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर, यूनिट आ गई। यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, मैंने माना कि इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन कप्पा इज इक्वल टू सी, क्लियर।
यानी कि अगर सेल कांस्टेंट को मैं 1 कर दूं, 1 कर दूं तो मेरे पास कप्पा इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्लस्ड इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स having area 1 centimeter square and separated by a distance of 1 centimeter। मतलब समझ में आया कि जिस प्रकार से दो इलेक्ट्रोड है, उन इलेक्ट्रोड का एरिया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, उसकी जो डिस्टेंस हो यदि वो 1 सेंटीमीटर हो, तब उसकी जो कंडक्टेंस है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वो ही कहलाती है उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। That means specific conductance is the conductance of the solution of electrolytic electrolyte placed के बीच में रखा हुआ, placed in between two electrodes having area 1 centimeter square and separated by a distance of 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? और यदि मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो आपको क्या है कि एरिया तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, एरिया यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेपरेटेड कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर है, ओवरऑल वॉल्यूम बन गया ना, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ भरा है उसकी जो कंडक्ट है वही कहलाती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट टर्म है वो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये क्या होती है इक्विवेलेंट, यानी नाम से समझ में आ रही है जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, जिसमें क्या हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो लिख सकते हैं इट इज द conductance of the solution having 1 gram equivalent of the electrolyte। क्लियर? इसे किसे रिप्रेजेंट करते हो? रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लैम्डा। तो जो मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? और यदि डेल्टा की बात करूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है ना, तो कप्पा खुद क्या ले सकता हूं मैं, सी इंटू सेल कांस्टेंट, क्लियर, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। नॉर्मलिटी की बात होगी यहाँ पर। क्लियर?
इक्वेशन नंबर 2। और यदि और इसको मैं डिवाइडेड कर दूं तो क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इज क्या होता था 1/r इंटू एल अपॉन ए होता था सेल कांस्टेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल डायरेक्टली यूनिट से ही बेस्ड है। यूनिट को तो वो बोलेगा नहीं, लेकिन यूनिट से पहचान माना चाहिए कि वो इक्विवेलेंट की बात कर रहा है या मोलर की। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस की होती है ओम इनवर्स, सेल काउंट कांस्टेंट होता था अपने पास सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर, अपॉन जो नॉर्मलिटी है वो होती थी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, जो ओवरऑल यूनिट निकल कर आएगी वो आएगी मेरे पास ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर इनवर्स डॉट ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब। देखो इनवर्स से एक पावर गई, मेरे पास जो यूनिट आई वो आई है ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर डॉट ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर, ये आपके जो यूनिट आई है ये यूनिट याद होनी चाहिए, यूनिट आई आपके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इसी का बेसिस पर नेक्स्ट टर्म है वो है अपने पास, हम अपन नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी अपने पास, मोलर कंडक्टेंस। इस पर बात करते हैं अब मोलर कंडक्टेंस, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।